हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। लैग लैग लैग। अबे छोटा सा प्रैंक किया था मैं। तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं सांस ले रहा हूं? रामलाल, एकदम ही बुड़बक हो। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के लेक्चर नंबर 16 में क्या पढ़ने वाले हैं देखते हैं फटाफट। सॉरी फॉर द डिले, चिंता मत करिए, इस डिले का हिसाब मैं चुकता करूंगा बहुत जल्दी, ठीक है ना। आधी जनता कह रहे सर पहले ही बहुत कर दिया, मत करना सर। नहीं नहीं, हिसाब तो बिल्कुल एकदम बराबर का चुकता होगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, एक छोटा सा सेशन था यूट्यूब पे जिसके वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए सॉरी। और बायो यो यो शुरू करते हैं। आइए तो भाई साहब, आज के लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज और प्लेट। क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज एंड प्लेट। प्लेट एंड इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। फिर मिक्स्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर टॉर्क ऑन अ डाइपोल का केस देखेंगे। क्लियर है? तैयार है? लास्ट क्लास का रिवीजन भी कराएंगे। लास्ट क्लास का रिवीजन भी कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले लास्ट क्लास का रिवीजन करा देते हैं आपको, ठीक है? चलो लास्ट क्लास का रिवीजन करा देते हैं। तो लास्ट क्लास में बेसिकली हमने क्या कहा था कि अगर आप एक हॉलो स्फीयर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? हॉलो स्फीयर की बात करते हैं। भैया इस कलम का नीब अंदर चला गया इसीलिए अच्छा नहीं लिखा रहा है यार। अंश भाई ये पेन खराब है यार, ये ना नीब इसका अंदर चला गया। हॉलो स्फीयर की बात करें तो हॉलो में कौन सा? हॉलो कंडक्टिंग की नॉन कंडक्टिंग? तो हॉलो कंडक्टिंग लो या नॉन कंडक्टिंग लो। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लो। क्या एक ही बात नहीं है? हॉलो में, हाँ, ये हॉलो कंडक्टिंग लो या हॉलो नॉन कंडक्टिंग लो, क्या ये एक ही बात नहीं है? एक ही बात नहीं है। एक कह रहा सर आपकी राइटिंग ही खराब है। तुम्हारे शक्ल से तो अच्छा ही है मेरा राइटिंग, समझ में आया कि नहीं है रामलाल? हॉलो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, एक ही बात है कि नहीं है? क्योंकि अगर हॉलो है तो अंदर तो खाली है। अब कंडक्टिंग लो या नॉन कंडक्टिंग लो, चार्ज दोगे तो सरफेस पर ही रहेगा। क्या ये बात क्लियर है? वैसे मेरी राइटिंग सच में ऐसी है शायद। चलो अच्छा सर, अगर नॉन कंडक्टिंग एक मिनट, हॉलो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, अच्छा सॉरी, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो तो, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो तो, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो या सेल हो तो, इन चारों केस में चार्ज जो होगा सरफेस पे रहेगा, ये याद रखना है। इन चारों ही केसेस में जो चार्ज रहेगा वो सरफेस पर ही रहेगा, इतना याद रखना है। क्या याद रखना है कि सर देखो अगर कंडक्टिंग की बात करते हो तो हॉलो हो या सॉलिड हो, चार्ज सरफेस पे रहेगा। हाँ, नॉन कंडक्टिंग आपने नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर लिया है या सेल लिया है, तो उस केस में अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा हमेशा जीरो रहेगा, सेंटर से लेके सरफेस तक। और बाहर में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो और ज्यादा पेन खराब है यार। आउटसाइड में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो के क्यू बटा जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो उस पॉइंट का डिस्टेंस हम कहां से लेंगे? सेंटर से लेंगे। चार्ज क्यू है, डिस्टेंस आर है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका ग्राफ बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और बाहर में सरफेस से लेकर के कहीं इंफिनिटी तक ऐसा आएगा। बच्चे कह रहे सर ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा? करेगा इंफिनिटी पे जाके, क्योंकि यहां पे आर को इंफिनिटी रखोगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी ना। तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। क्लियर है क्या? ऐसे सरफेस से लेके इंफिनिटी तक ग्राफ इस तरीके से जाएगा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर के बाद ही ये वैलिड होगा। जब आप सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करें, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करें, अगर आप सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहे हैं, उस केस में सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन अंदर में कहीं आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, अंदर में कहीं आर डिस्टेंस पर, तो होगा के क्यू स्मॉल आर बटा कैपिटल आर क्यू।
ठीक है। और बाहर में कहीं पर देखेंगे, बाहर में जहां पे स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी है, मतलब आउटसाइड रीजन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू बाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर। यहां से आर डिस्टेंस बाहर में, आउटसाइड रीजन हो गया, ये अंदर वाला रीजन हो गया, तो के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। कई बार अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को ना रो के टर्म्स में भी लिखते हैं। किसके टर्म्स में लिखते हैं बेटा? रो के टर्म्स में। तो यहां पे चार्ज को रो के टर्म्स में क्या लिख सकते हो, बताना जरा। चार्ज को रो के टर्म्स में क्या लिख सकते हो? तो देखो यहां पे रो को आपने लिखा था टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, लिखा था क्या? हाँ। अब चार्ज को रो के टर्म्स में क्या लिख सकते हो? तो वॉल्यूम को यहां ले जाओ, तो टोटल चार्ज को लिख सकते हो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू टोटल वॉल्यूम। तो क्यू को, कैपिटल क्यू को अगर रो के टर्म्स में लिखोगे तो इसको यहां पे जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा रो 4 पाई कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3। ये वैल्यू यहां पे पुट करो के की वैल्यू नीचे लिख दो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यू। देखो के की वैल्यू नीचे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यू, क्यू की वैल्यू ये पुट कर दो रो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू इंटू स्मॉल आर। अब जरा यहां पर देखना एक चीज, क्या क्या कट रहा है। तो 4 पाई कैपिटल आर क्यू, 4 पाई कैपिटल आर क्यू, ये इस पूरे से कट जाएगा। सर यहां पे ये 3 नीचे चला जाएगा, हाँ, तो ये बचेगा रो स्मॉल आर बटा 3 इप्सिलॉन नॉट। ये है चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि नेचर वही रहा, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ध्यान से, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर आ रहा है कि नहीं आ रहा? अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड देखो रो बटा 3 एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये भी टर्म्स आप ऐड कर लोगे, कोई खास बात नहीं है यहां पे। देख लो ध्यान से, बिल्कुल ये चैप्टर 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, देख लो ध्यान से। तो अंदर में कहीं आर डिस्टेंस पर रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज हो है, बस दोनों में एक का फर्क है कि ये डेंसिटी के टर्म्स में, ये टोटल चार्ज के टर्म्स में। आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यही आया है। क्लियर है क्या ये बात? तो इसको हमें क्या रखना है, याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं, एक सवाल करते हैं। पहले सवाल करें, पहले सवाल करें कि बात करें? बताओ क्या करें, पहले सवाल करें कि बात करें? बोल भाई बोल, रामलाल जल्दी बोल। पहले सवाल करें कि बात करें? बता, बोलो बोलो। तो पहले हम एक काम करते हैं, सवाल करते हैं। अब ये सवाल है नीट 2019 का, क्लियर है भाई? ये नीट 2019 का सवाल है। चलिए ये करते हैं, नीट 2019 का सवाल है। चलिए ये सवाल करते हैं, आइए सवाल करते हैं, बहुत बढ़िया, आइए सवाल करते हैं फिर। बताइए, सवाल करते हैं। देखो 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 देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। A hollow metal sphere of radius capital R is uniformly charged. Then electric field due to a sphere at a distance R from the center is R from the center। एक hollow sphere है, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पे कमेंट करना है। R डिस्टेंस हम लोग सेंटर से ले रहे हैं, तो दो रीजन बनेगा। इनसाइड रीजन तब जब R आपका कैपिटल R से छोटा है, कैपिटल R इसकी रेडियस है, और आउटसाइड में आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे होंगे जब R आपका कैपिटल आर से बड़ा है। अब इन दोनों को ध्यान से कमेंट करिए, इनसाइड और आउटसाइड पे, आराम से आप सही कर लेंगे। करिए, क्या है ये? हॉलो है और मेटल है, तो मेटल है तो हॉलो जैसा ही बिहेव करेगा। तो अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही आएगा हमेशा, तो जब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे जीरो, सरफेस तक जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहेगा। तो सेंटर से जब आर को बढ़ा रहे होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो रहेगा। देखो क्या लिखा है, जीरो एज आर इंक्रीजेस फॉर आर इज लेस देन कैपिटल आर। मतलब स्मॉल आर को बढ़ा रहा है लेकिन स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है, मतलब अंदर की बात हो रही। ये कहां की बात हो रही बेटा? इनसाइड की बात हो रही। और जब बाहर में जाएंगे, जब ये आपका आर, जब ये आपका स्मॉल आर कैपिटल आर से भरा है, तो आउटसाइड रीजन में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब घटेगा, आर बढ़ाएंगे तो डिक्रीजेस। ग्राफ भी देख सकते हैं, ग्राफ से भी देख सकते हैं, हॉलो स्फीयर में ये ग्राफ बनता है। अंदर में देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और बाहर में सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है। बताओ थर्ड आंसर होगा कि नहीं होगा? बताओ कितना आसान सवाल पूछा, ये नीट 2019 का सवाल है। अच्छा, इसमें अगर मैं बेटा थोड़ा सा चेंज कर दूं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड।
तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज, मतलब ऐसा है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज हो तो इस तरीके से चार्ज इस पर जाएगा। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लिख देते, सॉलिड स्फीयर। अब बताओ कौन सा सही होगा सर? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की बात करोगे तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, जैसे जैसे आर बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। देखो ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ऐसा ग्राफ बनाया था मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था, बढ़ता जा रहा है और फिर घटता जा रहा है। क्या ये ग्राफ रिंग जैसा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा बहुत है लेकिन एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि रिंग में ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं था, ये कर्व्ड तरीके से बढ़ रहा था फिर ऐसे घट रहा था। यहां पे तो एकदम स्ट्रेट लाइन ही होता है, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनल टू आर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड रीजन में बेटा हम लिखते हैं रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, मतलब हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्लियर? बताओ तो क्या होगा? तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। सेकेंड ऑप्शन क्या है? इंक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फ्रॉम स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, एंड कोई भी ऑप्शन सही नहीं इसमें तो यार। डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फॉर इतना एंड फॉर इतना, एंड फॉर इतना मतलब दोनों के लिए, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। एक्चुअल में ऑप्शन इसमें बनेगा, अरे बायोलॉजी घनघोर है एकदम, 5 ऑप्शन आएगा। क्या? इंक्रीजेज, increases as r increases, increases for small r is less than capital R, and decreases as r increases where small r is greater than capital R। ये आएगा क्या? कितनी खराब राइटिंग लिख रहा हूं मैं, इतनी खराब नहीं है यार, थोड़ी अच्छी है, इतनी खराब नहीं है। increases as small r increases for स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। जब कैपिटल आर से छोटा डिस्टेंस मतलब अंदर में देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करता है आर इंक्रीज करने से, एंड डिक्रीज करता है एज आर इंक्रीजेस व्हेन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब आउटसाइड रीजन में घटता है। बताओ, यही तो बना है कि जब आर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा, फिर आर बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा। बोलो 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 बोलो, क्लियर है क्या? एकदम क्लियर है क्या? एकदम कोई पॉपुलर डाउट है क्या? कोई पॉपुलर डाउट नहीं है। इंक्रीज विथ आर इंक्रीजेस, विथ आर इंक्रीजेस, इसमें कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं। वेरी गुड श्रेया, ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, वाह यार दिल खुश कर दिया, बहुत बढ़िया। कम पढ़ाओ तो तुम अच्छा पढ़ते हो है ना, ज्यादा पढ़ाने से तुम गड़बड़ा जाते हो है ना बेटा, ऐसा है क्या? बताना जरा। कम पढ़ाओ तो अच्छा पढ़ते हो, ज्यादा पढ़ाने से तुम गड़बड़ा जाते हो है ना, ऐसा है क्या बेटा? बोलो 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 मुन्ना, कम पढ़ाने से एकदम तुम्हारा टेम्परामेंट सही रहता है, एकदम सब ठीक रहता है, ज्यादा पढ़ाओ तो थोड़ा गड़बड़ा जाते हो है ना। ओके, ध्यान रखूंगा इस बात का। चलो सवाल करो ये, और ये सवाल बेटा बहुत आसान है, पढ़ने पर तुमको ये मुश्किल लगेगा लेकिन करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा ठीक है, यस यस, अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा ज्यादा पढ़ाने पे गड़बड़ा जाते हो तुम, दिमाग हैंग कर जाता है थोड़ा, मतलब कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, यू नो कंसंट्रेशन सर, ओ एम आर सर, यू नो कंसंट्रेशन, हाउ यू कैन नो कंसंट्रेशन, यू डोंट नो कंसंट्रेशन। जब यू लेस पढ़ाएंगे तब हमारा कंसंट्रेशन बनेंगे ठीक ठाक, लेकिन जब आप ज़्यादा ड्यूरेशन तक पढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन थोड़ा बिगड़ जाएंगे है ना। तो बेटा कम पढ़ के डॉक्टर बन जाओगे लगता है, बताओ। ये सवाल पढ़ने में मुश्किल लगेगा लेकिन ऐसा है नहीं, हो जाएगा। चलो देखो ध्यान से, कंसीडर एन एटम विथ एटॉमिक नंबर Z एज consisting of a positive point charge at the center, positive point charge at the center। तो देखो ये एटम है और पॉजिटिव चार्ज जो भी एटम का है वो सेंटर पे, तो कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे? एटॉमिक नंबर Z है तो इस पर Z पॉजिटिव चार्ज होंगे, मतलब Z ही पॉजिटिव चार्ज होगा, और उतना ही निगेटिव चार्ज, एंड सराउंडेड डिस्ट्रीब्यूटेड निगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एट स्फीयर, मतलब निगेटिवली इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विदिन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, और जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने निगेटिव चार्ज
पूरे स्फीयर के अंदर स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या बेटा? पूरे अंदर स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है उतने ही निगेटिव चार्ज। भैया ध्यान से सुनो रे, ध्यान से सुनो, सबके सब ध्यान से सुनो। डिस्ट्रीब्यूटेड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस पॉइंट इनसाइड द एटम एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। मतलब ये तो कैपिटल आर डिस्टेंस है, अब सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो एक तो पॉजिटिव पूरा का पूरा जेड ही चार्ज सेंटर पर ही है, तो इस पूरे पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ध्यान से सुनना, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू जेड ही। चार्ज क्यू बराबर जेड ही। अरे जितना पॉजिटिव चार्ज है वो कितना है? जेड ही के बराबर है। एक प्रोटॉन के वजह से चार्ज ई, तो जेड प्रोटॉन की वजह से जेड ही, तो जेड ही बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्या मैंने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज जैसा लिखा है? यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिखा है क्या वो पॉइंट चार्ज का लिखा है? हां, तो प्रोटॉन सारा का सारा सेंटर पे पॉइंट चार्ज जैसा ही तो है। सर बात समझ में आ गया। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो सॉलिड स्फीयर जैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके वजह से यहां पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो क्या लिखोगे? सर बहुत आसान है, के की वैल्यू लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यू। देखो ये पूरा स्फीयर में जितने रेडियस का स्फीयर कैपिटल आर क्यू इंटू चार्ज जेड ही, निगेटिव चार्ज है तो माइनस, इंटू स्मॉल आर डिस्टेंस ये रहा। अरे के क्यू स्मॉल आर बटा आर क्यू, देख रहे हो? बताओ, सही है? वही तो लिखा है यहां पर, Q की वैल्यू माइनस जेड, डिस्टेंस R, कैपिटल R Q, और K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। है कि नहीं वो बात? बताओ। हाँ है। अब दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ दो, जब जोड़ोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, पॉजिटिव का ये आ जाएगा जेड ई बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस जेड ई स्मॉल आर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यू। यहां से जो कॉमन निकल रहा है बाहर निकाल लो, जेड ई बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर कॉमन जो निकल रहा है बाहर निकाल लो, तो जेड ई बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही बाहर निकाल रहे, एप्सिलॉन नॉट ही बाहर निकाल रहे। 1/r स्क्वायर, जेड ई बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल गया, तो ये अंदर बचेगा स्मॉल आर बटा कैपिटल आर क्यू, ये अंदर आ जाएगा। पहला ऑप्शन आ रहा है क्या? क्लियर एकदम? ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, क्लियर है कि नहीं है भाई? रे भाई देखो यार दोस्त, इसको ना सिंपल एक सोच से भी कर सकते थे क्या? अगर मुझे 4 ऑप्शन मिल जाता तो मैं यहां पे अपनी थोड़ी बुद्धि लगाता, उसी सोच का नाम है एमआर स्टार। एमआर स्टार कोई ट्रिक नहीं है, सबसे पहली बात, जो नहीं जानते हैं सारे बच्चे नए हैं, अभी ज्यादा एमआर स्टार का फ्लेवर तुमको दिया भी नहीं है, नहीं तो तुम झेल नहीं पाओगे। थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाऊंगा, डोज बढ़ाऊंगा, है ना। अभी आधा इंच का एमआर स्टार दे रहा हूं, देख एकदम आधा इंच का एमआर स्टार, ध्यान से देखना। क्या है सर? एक सोच। क्या सोच? ये एटम है, एटम के सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है जेड और निगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ सर ये तो दिख रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है निगेटिव चार्ज। तो यहां पर सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव आएगा, निगेटिव चार्ज का निगेटिव आएगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो पूरे का निगेटिव पॉजिटिव ले रहे हो, लेकिन निगेटिव चार्ज पूरा थोड़ी ना आ रहा है यहां पर। यहां पे अगर तुम गॉसियन सरफेस बनाओगे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, तो क्या पूरे निगेटिव चार्ज की वजह से आएगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? नहीं सर, वो हम डेंसिटी इंटू ये वाला इनक्लोज चार्ज लेंगे, तो जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ नहीं सकता। नहीं सर, पॉजिटिव का पॉजिटिव, निगेटिव का माइनस आएगा, ये प्लस कर दिया तो ये सही हो नहीं सकता, ये आ नहीं सकता। देखो सब ट्रैक करके, तो पहला ही आंसर सही है, सिंपल सी बात है। समझे मैंने क्या बोला? नहीं समझे? थोड़ी बुद्धि नाम की चीज भगवान दिए होते तो जरूर समझता। मैं ये कह रहा हूं कि पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल प्रोटॉन की वजह से यहां पर जो आ रहा है टोटल पॉजिटिव का आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंटेड है, सेंटर पर है, और निगेटिव का निगेटिव आएगा, तो प्लस पॉजिटिव का निगेटिव का माइनस, तो दोनों सब्ट्रैक्ट होने चाहिए, इसने ऐड किया है, और जीरो हो नहीं सकता, ये आ नहीं सकता। क्योंकि देखो यहां पे क्या कर रहा है, यहां पे ध्यान से देखो तो ये पता है क्या कर रहा है,
जेड ही 4 जेड ही 4πε0r² का डबल कर दिया। बकलोल, थोड़ा सा ऑप्शन बनाते समय दिमाग लगा लेते। ये गलत ऑप्शन कैसे है? देखो, जितना प्रोटॉन की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए उसका डबल कर दिया। ऐसे थोड़ी ना होता है यार, पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का माइनस होता है, तो जीरो हो जाना चाहिए। जीरो पूरे पॉजिटिव का आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन पूरे नेगेटिव में से जो इनक्लोज्ड है उसी का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आएगा। हाँ, तो ऐड कर नहीं सकते, सब्ट्रैक्शन यही है, तो ये आंसर आ गया। समझ आया क्या? समझ आया क्या? कितने लोगों को ये सोच, छोटी सी सोच समझ में आई? और ये सोच है, ये यहां पे मैं क्या ही लिखूं इस बात को, अब ये सोच है, बुद्धि वाली चीज है। और ये आपको के कैलकुलेशन को थोड़ा सा क्या कर सकता है, फास्ट कर सकता है, और कोई खास बात नहीं। ठीक है, आओ अब आते हैं अपने अगले टारगेट पर, कि एक इनफाइनाइटली चार्ज रॉड है, मतलब इनफाइनाइट लीनियर चार्ज है। क्या है भाई? लीनियर चार्ज है, और इस चार्ज का चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। क्या है भाई? लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, इस पेन को मैं इनफाइनाइट लाइन चार्ज मान सकता हूं कि नहीं? इसको मैं इनफाइनाइट लाइन चार्ज मान सकता हूं कि नहीं? बताओ, इसको मैं इनफाइनाइट लाइन चार्ज मान सकता हूं कि नहीं? मान सकते हैं। अगर मैं एकदम पास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज मान सकते हैं। एकदम पास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज मान सकते हैं। अगर इतना ही लेंथ और यहां पे निकालो तो इसको इनफाइनाइट नहीं मान सकते। इनफाइनाइट की चीज क्या होता है? रेफरेंस पे डिपेंड करता है। चलो ठीक है, अब मुझे मान लो कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या करूंगा? मैं एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। अब सबसे पहली बात क्या है, ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक है क्या? सिमेट्रिक ही है। कैसे पता कि एकदम बीच में बनाया हुआ है मैंने? अब भाई इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, तो इधर भी इन्फिनिटी गया है, इधर भी इन्फिनिटी गया है, तो बीच में तो बना ही सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ इन्फिनिटी है। अगर ये फाइनाइट लाइन चार्ज होता इतना ही तक, तो इसमें तुम सिमेट्रिक नहीं बना सकते थे सिलेंडर। इसमें बड़ा अजीब सा होता, ऐसा सिलेंडर होता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से दूर ऐसे भी निकल रहे होते। यहां पर टेढ़ा जाने का स्कोप नहीं है। यहां पर टेढ़ा जाने का स्कोप क्यों नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का? इलेक्ट्रिक फील्ड का टेढ़ा जाने का स्कोप इसलिए नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी तक गया हुआ है। यहां पर सीधा सीधा ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा होता है, ऐसे निकल रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे निकल रहा होता है, देखो ऐसे निकल रहा होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। सर दो ही तरफ निकल रहा होता है क्या? नहीं भाई, कल ही मैंने बताया था, इस लाइन चार्ज से हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होता है, एकदम सीधा ऐसे। एक आध जगह मैंने थोड़ा टेढ़ा बना लिया, माफ करना ओ बायो, माफ करना बायो। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है बताओ? लो मैं बताता हूं। जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, ये इनफाइनाइटली लाइन चार्ज है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? ऐसे कांटे निकले हुए। कोरोना का कांटा देखा है? कोरोना का कांटा। अब कोरोना तो पॉइंट चार्जेस होता है, अगर मान ले रॉड जैसा कोरोना हो और उसमें कांटे निकले हो तो कैसे होगा? हर तरफ ऐसे कांटा निकला, उई 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 उई, ऐसे हर तरफ कांटा निकला हुआ। समझ में आया? क्लियर? इसको रेडियली आउटवर्ड नहीं कह सकते। रेडियली आउटवर्ड पॉइंट चार्ज जैसा होता है। अगर तुमने कोरोना देखा होगा तो पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर जगह निकल रहे होते हैं, उसको कहते हैं रेडियली आउटवर्ड। अब पॉइंट चार्ज जैसा जो होता है ना, कोरोना एक पॉइंट पर हो और वहां से हर तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा होता है, उसको कहते हैं हम पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड। अब मान लो कि लंबा कोरोना हो, लाइन चार्ज जैसा कोरोना, एक लाइन लीनियर कोरोना, ऐसे मान लो लीनियर कोरोना। ठीक है, अब देखो यहां पर, तो ये गॉसियन सरफेस हमने लिया। अब इस गॉसियन सरफेस पर यहां पर एक छोटा सा डी एलिमेंट लो, तो यहां पर जो डी एलिमेंट होगा, क्या उसका डायरेक्शन आगे तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे है? दोनों के बीच में एंगल बताओ, 0 डिग्री। अच्छा, यहां पे जो प्लेनर सरफेस लोगे उसका एरिया एलिमेंट तो ये होगा। हाँ सर, ये एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। यहां पर भी जो आपका एरिया एलिमेंट होगा वो तो इधर होगा डी ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यहां पे कितने का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। अब लिखोगे तुम गॉसियन सरफेस के लिए क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए,
अब ये इंटीग्रेशन का पार्ट क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट 3 बार लिखोगे। कैसे? ये मान लो प्लेनर सरफेस है ए, ये कर्व्ड सरफेस है बी, और ये सरफेस है सी। मान लो 3 सरफेस है, और जो गॉसियन सिलेंडर लिया है उसका लेंथ है स्मॉल एल। ठीक है, तो यहां पे इंटीग्रेशन पूरे सरफेस में 3 पार्ट आ गया ना। स्फेयर में तो एक स्फेयर ही रहा, लो गोलू सा एकदम गोलू मोलू, तो उसमें तो पूरा सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहां पे कितने सरफेस होंगे? 3 सरफेस होंगे। कौन कौन से? ए, बी और सी, 2 प्लेनर और एक कर्व्ड। होगा क्या? हाँ, तो 3 बार इंटीग्रेशन लिखोगे। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, टोटल ए सरफेस के लिए टोटल सरफेस का इंटीग्रेशन। फिर लिखोगे ई डॉट डी ए, वेक्टर लगा लेना अच्छे से, बी के लिए, और फिर लिखोगे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए सरफेस सी के लिए इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। सर बढ़िया, एकदम जोरदार। अब इसमें से ए में और सी में तुम्हारा इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। ऐसा एरो देके 0 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल 90 डिग्री है, cos 90 की वैल्यू 0 होता है। ओके सर, cos 90 की वैल्यू 0 है। ये वाला टर्म बचेगा बस। यहां पे क्या इस सरफेस का डिस्टेंस यहां से मान लो स्मॉल आर है, तो हर जगह स्मॉल आर ही होगा सिलेंडर के सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होगा, तो बाहर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बी सरफेस के लिए इज इक्वल टू कितना चार्ज इस सिलेंडर के अंदर आया, तो 1 यूनिट लेंथ पर चार्ज है लेमडा, तो इस सिलेंडर के अंदर आ जाएगा लेमडा एल, तो लेमडा एल बटा एप्सिलॉन नॉट। अब सरफेस एरिया बोलो सिलेंडर का। कितने लोगों को सिलेंडर का सरफेस एरिया याद है? कितने लोगों को सिलेंडर का सरफेस एरिया याद है? सिलेंडर का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? सर ये सिलेंडर है, तो इसका तो एरिया हमें निकालना नहीं है, इसका एरिया निकालना नहीं, कर्व्ड सरफेस का एरिया निकालना है। जैसे मान लो ये सिलेंडर है, बोतल है, तो मुझे इसका एरिया निकालना है बस। अब 9th-10th में पढ़े होते तब ना, इसका, इस सिलेंडर में से इसका एरिया नहीं निकालना, इसका नहीं निकालना, इसका एरिया निकालना बस। अब इसका एरिया कितना होगा बताओ? 2 पाई आर इंटू एल, बिल्कुल सही है, 2 पाई आर इंटू एल, 2 पाई आर इंटू एल। देखो ये आर रेडियस है, तो इसका लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर, और एल ये पूरा सरकमफ्रेंस का एरिया होगा। तो ये लोगे ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल इज इक्वल टू लेमडा एल बटा एप्सिलॉन नॉट। यहां से क्या कैंसिल होगा सर? एल से एल कैंसिल होगा, 2 पाई आर नीचे चला जाएगा, तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा लेमडा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अगर मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो ये होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको के कह सकते हैं, तो ये लिख सकता हूं मैं 2k लेमडा बटा आर। अरे k इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक काम करो, यहाँ पे k की वैल्यू नीचे लिखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 से 2 कट जाएगा तो नीचे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आएगा, तो लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखो एक ही चीज है दोनों यार, मंदबुद्धि। 2k लेमडा बटा आर। 2k लेमडा बटा आर, ये रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? 2k लेमडा बटा आर। क्लियर है भाई? तुम्हारा बर्थडे है तो कौन सा तुम मुझे केक खिलाओगे जो मैं तुम्हें हैप्पी बर्थडे बोलूं? बताओ। एच होता है ना हाइट। अब मैं हाइट को एल बोल दिया, होना तो तुम भी इंसान चाहिए, लेकिन तुम इंसान हो? इंसान की शक्ल में तो तुम भी तो जानवर घूम रहे हो। बताओ। नहीं नहीं, तुम खुद ही अपने आप को देखो और फैसला करो। इंसान की शक्ल में तो तुम भी तो जानवर घूम रहे हो। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे एच होता है सर सिलेंडर का हाइट, मैंने एल बोल दिया सिलेंडर की हाइट को, बताओ क्या हो गया? ओके। दूसरी बात 2k लेमडा बटा आर, हाफ रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेंटर पे होता है। देखो देखो, हाफ रिंग की अगर मैं बात करूं, हाफ रिंग की अगर मैं बात करूं, लीनियर चार्ज डेंसिटी हाफ रिंग का लेमडा है, तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है अबे 2k लेमडा बटा आर, जहां पे आर रेडियस है। लो, है कि नहीं है? है कि नहीं है? हाँ। इनफाइनाइट लाइन चार्ज का भी क्या होगा? इनफाइनाइट लाइन चार्ज का आर डिस्टेंस पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2k लेमडा बटा आर।
सर एकदम सेम जैसा दिख रहा है। हाँ तो सेम सेम करके याद रख लेना, आसानी हो गया ना। 2 k λ/r 2 k λ/r 2 k λ/r 2 k λ/r, ठीक है। ओके, अब मैं एक काम करता हूं। क्या काम करता हूं, ध्यान से देखियो। मैं क्या करता हूं कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का 3 ग्राफ बनाता हूं, एक ललका कलर से, दूसरा पियर का कलर से, और तीसरा हरिहर का से। ठीक है, 3 ग्राफ है, नाम दे देता हूं यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है, ए, बी और सी। और ये तीनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है, लेकिन तीनों तो अलग अलग दिख रहा है क्योंकि तीनों ही 3 अलग अलग चीजें का ग्राफ है। किसका, एक ग्राफ है पॉइंट चार्ज का, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, दूसरा है इनफाइनाइट लाइन चार्ज का, और तीसरा है बेटा डाइपोल का। डाइपोल का मतलब 3 अलग अलग चीजें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज का, और इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का। अब तुम्हें मैच करना है कि कौन सा ग्राफ ABCD में से किसका है। सवाल समझे भाई? ओ घनघोर बायोलॉजी सुन, सवाल कुछ ऐसा है कि 3 ग्राफ बना हुआ है और 3 ग्राफ 3 अलग अलग चीजों के इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है। तो तुम्हें बताना है कि ललका, पियर का, हरिहर का कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है। बता, अरेंज कर, इसमें फिल करो, बक्से में फिल करो, A B C A B C D A, बक्से में फिल करो। चलो बक्से में फिल करो, अरे बक्से में फिल करो रे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट चार्ज का होगा वो होगा B, पहले आएगा B, फिर आएगा तुम्हारा लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज आएगा A, और लास्ट में डाइपोल का आएगा C। ये आएगा आंसर BAC। कितने लोगों का BAC सही है? कितने लोगों का BAC सही है? रीजन ये है कि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होता है KQ/R², मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। लाइन चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 2k λ/r, और जो डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 2kp/r3 एक्सियल लाइन पर। अब ध्यान से देखो, तो जैसे जैसे देखो, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², इसमें भी R और इसमें भी R3। तो जैसे जैसे तुम R का पावर बढ़ाओगे उतनी जल्दी ग्राफ में इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। ध्यान से सुनना, अगर मैं इनफाइनाइट लाइन चार्ज से डिस्टेंस को डबल कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? आधा ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? डिस्टेंस डबल करोगे आधा होगा। इसमें पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस डबल करोगे तो 4 गुना कम होगा। डाइपोल में डिस्टेंस डबल करोगे तो 8 गुना कम होगा। सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का फॉर्मूला भी सबका रिवाइज हो गया, ग्राफ भी सबका रिवाइज हो गया। तीनों में डिस्टेंस बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है। तीनों का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग होगा। जैसे जैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल में पावर बढ़ाते हैं ग्राफ नीचे झुकता है। तो ये है तुम्हारा लाइन चार्ज का। ए लाइन चार्ज सही लिखा है क्या? लाइन का देखो, ए लाइन का। बी है तुम्हारा पॉइंट चार्ज का, और सी है तुम्हारा डाइपोल का। बोलो आग लगा दो अगर समझ आ गया तो। अच्छा सवाल है कि नहीं बताओ? आग लगा दो कमेंट बॉक्स में भैया। पॉपुलर डाउट है भाई, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ही क्यों बनाया? क्योंकि सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक बनेगा। स्फीयर मैंने बना के दिखाया था बेटा, सिमेट्रिक नहीं बन पा रहा। सर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज में से स्फीयर एज अ गॉसियन सरफेस नहीं ले सकते क्या? अंकित बेटा कल तुम एब्सेंट थे कि मेरी मजे ले रहे हो? बताओ, मेरी मजे ले रहा हो कि कल तुम एब्सेंट थे? मैंने क्या लाइन चार्ज के लिए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना के दिखाया था कि वो गलत हो रहा है? बताओ, दिखाया था कि नहीं दिखाया था? तुम ही बताओ, याद कराओ इनको गधों को।
याद कराओ इन गधों को। बनाया था कि नहीं बनाया था बेटा? चलो नेक्स्ट देखते हैं। दो इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, पहले का डेंसिटी है प्लस लेमडा, पहले का डेंसिटी है प्लस लेमडा, दूसरे का डेंसिटी है माइनस लेमडा, माइनस लेमडा। दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2r। यहां से r डिस्टेंस पर हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहां पे? r डिस्टेंस पे, मतलब मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहां निकालना बेटा? मिड पॉइंट पे। चलो फटाफट निकाल के देखो। हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे, खुश रह, जीवन में तरक्की कर, आराम से पढ़ाई कर, स्पैम मत करना। चलो लो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला था? प्लस चार्ज से दूर की तरफ होता है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज की वजह से आ जाएगा 2k लेमडा बटा कैपिटल आर। सिंपल है, 2k लेमडा बाई आर होता है। और इसके वजह से इसी की तरफ आएगा, तो यहां पे आ जाएगा 2k लेमडा बटा कैपिटल आर। तो ये हो जाएगा 4k लेमडा बटा कैपिटल आर आंसर। और जीरो कहने वाले, तुमको थोड़ा भी शर्म नहीं आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी देखना होता है? प्लस की वजह से प्लस दूर और माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ आएगा, तो दोनों ऐड होगा चचा। अरे ओ डैश चचा, दोनों ऐड हो रहा, जीरो कर रहा है। जितने लोगों ने जीरो जवाब दिया है अगले 5 मिनट तक एक पैर पे खड़े हो जाएंगे। चलो शुरू हो जाओ। टाइम बता देता हूं कब तक खड़े रहना है, मतलब कोई बेईमानी नहीं होना चाहिए ना यार, टाइम के साथ। 8:32 हो रहा है, 8:37 तक, 8:37 तक एक पैर पे खड़े होके लेक्चर देखेंगे जिन लोगों ने जीरो जवाब दिया है। ये तो अंडरस्टूड है भाई कि पॉजिटिव से दूर की तरफ और निगेटिव से उसकी तरफ। एक पैर पे खड़े हो जाओ तुरंत, ऐसे करके, ऐसे करके एक पैर पे खड़े हो जाओ, एक पैर पे। जिनका सही है वो नहीं खड़े होंगे भाई, जिनका नहीं है वो खड़े होंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज। सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज मतलब, सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज का मतलब है एक तरफ तो इंफिनिटी तक गया हुआ है। ध्यान से देखना, एक तरफ तो इंफिनिटी तक गया हुआ है, अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी, और एक तरफ तक यहीं पे एंड पे है। उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? उसके वजह से यहां पर r डिस्टेंस पर जो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से और अच्छे से सुनना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली 2 कंपोनेंट लेके आएगा, और ये होगा तुम्हारा k लेमडा बाई आर, और ये होगा k लेमडा बाई आर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो पॉजिटिव चार्ज है ना, इन्फिनिटी तक गया है, तो यहां पे देखो पॉजिटिव चार्ज से दूर जाता है, नीचे तो चार्ज है नहीं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ से होगा, k लेमडा बाई आर, k लेमडा बाई आर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका हो जाएगा √2k लेमडा बाई आर। इसको याद रखना आपको, क्या हो जाएगा? √2k लेमडा बाई आर। सर ये तो 1/4 रिंग की वजह से भी यही आता है क्या? आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड जरा बताना क्या होता है बेटा? आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जरा बताना? थीटा एंगल का अगर आर्क है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जरा बताना? सर 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई 2, बस इतना ही होता है क्या? याद करो भाई, याद करो। अगर हाफ रिंग का लिखोगे तो यहां पे थीटा को पाई रखोगे तो पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1 आ जाएगा, 2k लेमडा बाई आर हो जाएगा। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है क्या ये बात? हाँ जी सर। अब यहां पे अगर मैं क्वार्टर रिंग के लिए देखो, थीटा को अगर मैं 90 डिग्री रख दूं, थीटा को 90 डिग्री मतलब 1/4 रिंग। अब इसके वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, 90 रखोगे तो आएगा √2k लेमडा बाई आर। देख लो ध्यान से, अगर थीटा 90 डिग्री है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा, यही आया था। वही वाली चीजें यहां पे आपको उसी सिमेट्री से याद रखना है। अगर बेटा ये पूरा निगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता? तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट और ये हो गया y कंपोनेंट, इन दोनों जोड़ के ये 45 डिग्री पर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। अगर यहां पे सेमी इनफाइनाइट में ये अप टू इन्फिनिटी गया है, मतलब बहुत दूर तक गया है, और ये निगेटिव चार्ज है,
अब यहां से कैपिटल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो निगेटिव चार्ज का मतलब होता है इसकी तरफ, तो ये कंपोनेंट आएगा ऐसे और ऐसे, बहुत दूर तक है ना, ऊपर इंफिनिटी तक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा √2 k लैम्डा बाई आर। बस, इससे ज्यादा यहां तक ही नीट में नहीं पूछा गया है, अगर तुम इतना याद रख लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। k लैम्डा बाई आर और k लैम्डा बाई आर का वेक्टर सम करेंगे, बीच में आएगा, ये कंपोनेंट है बेटा k लैम्डा बाई आर, ये कंपोनेंट होगा k लैम्डा बाई आर, दोनों का सम करेंगे √2 k लैम्डा बाई आर। 90 डिग्री पर सेम मैग्नीट्यूड में √2 लग जाता है, ये k लैम्डा बाई आर और ये k लैम्डा बाई आर का वेक्टर सम करेंगे, बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो एग्जैक्टली बीच में आएगा √2 k लैम्डा बाई आर। हाँ या ना, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है क्या ये बात? इस पे सवाल देखो, एक मान लो एक लाइन चार्ज है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, और ये है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है 4 लैम्डा, 4 गुना लीनियर चार्ज डेंसिटी, हाँ 4 गुना लीनियर चार्ज डेंसिटी है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है बेटा 10 मीटर। कितना डिस्टेंस है? 10 मीटर। आपको बताना है x की वैल्यू जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। फाइंड x from the first line charge where electric field will be 0. Find x where electric field will be 0. Electric field will be 0. Find x where electric field will be 0. अब करो। oh sorry. अब करो। करो भैया, करो 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 करो। क्या करोगे सर? ये तो मुश्किल सवाल दे दिया है यार। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आगे होगा, हाँ सर ये तो हम जानते हैं, और ये भी पॉजिटिव चार्ज, इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे होगा। ठीक है, अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे इक्वल होनी चाहिए, तभी तो नेट 0 हो जाएगा। E1 की वैल्यू बोलो, तो E1 की वैल्यू होगा 2k लैम्डा बटा यहाँ से डिस्टेंस x, और इसकी डेंसिटी 4 गुना है, तो 2k 4 लैम्डा बटा ये हो जाएगा डिस्टेंस 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स। क्लियर है क्या? हाँ सर। 2k लैम्डा से 2k लैम्डा कट जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 4x इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, माइनस एक्स इधर चला जाएगा, 5x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू आ गया 2 मीटर है। कोई 3 मीटर बता रहा था, कैसे वो वाला फॉर्मूला लगा दिया क्या? x इज इक्वल टू आर बटा √n+1। अबे पॉइंट चार्ज थोड़ी ना है, तुमको एक चीज दे दूंगा, उसको n की वैल्यू क्या है 4, तो ये 2 3 10/3। एक बात बता, तू कैसा डॉक्टर बनेगा रे? लोगों को होगा सर दर्द और तू देगा पेट दर्द का दवाई। मरीज पूछेगा क्यों दिया, तो देखो एक्चुअली में स्टोमक इज कनेक्टेड टू द हेड, एंड हेड व्हेन हेड इंजरी इज अकर्स देन स्टोमक पेन इज ऑलरेडी एक फॉर्मूला दे दिया, उसको कहीं भी लगा देगा। कैसा डॉक्टर बनेगा रे तू? लोग होगा सर दर्द, उसको पेट दर्द की दवाई दे रहा, बोला कि पेट दर्द स्टोमक से उसका पैर टूटेगा, ऑपरेशन कर देना दिमाग का। दिमाग चीर देना उसका। भाई एक फॉर्मूला जो दूंगा उसको हर जगह लगा देगा, मतलब सेंस है इस बात का? कुछ बता। नेक्स्ट देख, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग चार्ज प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग चार्ज प्लेट, इनफाइनाइट कंडक्टिंग चार्ज प्लेट, इनफाइनाइट कंडक्टिंग चार्ज प्लेट, ऐसा ये है। कंडक्टिंग प्लेट का मतलब क्या है? कंडक्टर में जो चार्ज रहते हैं वो कहां रहते हैं?
सर वो सरफेस पे रहते हैं। तो ध्यान से देखना, क्या मैं कुछ इस तरह का कंडक्टिंग प्लेट बनाऊं? क्योंकि देखो चाहे वो कितना भी पतला लो, लेकिन चार्ज कहां रहेंगे? सरफेस पर रहेंगे। मतलब इधर भी सरफेस पर चार्ज होगा, देखो ऐसे, और पीछे से भी सरफेस पर चार्ज होगा, दोनों तरफ सरफेस पर चार्ज होंगे। क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट पर चार्ज कहां रहते हैं बेटा? कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज होता है, अंदर चार्ज जाएगा नहीं। कंडक्टर के कहां चार्ज होता है? सरफेस पर चार्ज होता है। तो इधर से भी सरफेस पर चार्ज होगा और इधर से भी सरफेस पर चार्ज होगा। चाहे कितना भी थिन कंडक्टिंग प्लेट ले लोगे ना, तो चार्ज दोनों सरफेस पर रहेगा। अगर मैं यहां से आंख हटा के तुम्हारा एग्जैक्टली इस पर आंख लगा दूं, तो तुम्हें कुछ इस तरह का चीज दिखाई देगा। देख भाई, इस तरह का चीज दिखाई देगा, ऐसा। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे बेटा फोटो बनाने के। एक ऑप्शन तो ये था, ऐसा। अब बताओ, अगर ये कंडक्टिंग प्लेट है तो किस तरह का फोटो बनना चाहिए? ए जैसा कि बी जैसा? बोलो। अगर एक कंडक्टिंग प्लेट है तो फोटो किस तरह का बनना चाहिए? ए जैसा या बी जैसा? और रीजन के साथ बताओ कि क्यों बनना चाहिए। एरो ऊपर इसलिए आ गया क्योंकि निगेटिव चार्ज था बेटा। सिक्स डेरिवेशन, ये इसमें तो डेरिवेशन है ही नहीं गई। गोलू है क्या एकदम? ये डेरिवेशन तुमको समझ नहीं आया? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर, लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के लेमडा बाई आर। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी 4 लेमडा गिवन है, ये 2 के इंटू 4 लेमडा बटा 10 माइनस एक्स। ये 10 है, ये x है, तो ये डिस्टेंस 10 माइनस एक्स नहीं हो जाएगा? गधेरा है क्या एकदम? कैसा बनाओ बोल? ए जैसा कि बी जैसा? रीजन के साथ बना। रीजन बता क्या है? व्हाट इज द रीजन? सर रीजन सिंपल सा ये है कि जो कंडक्टर के पर चार्ज रखते हैं तो सरफेस पर चार्ज रहता है। कंडक्टर पे चार्ज रखते हैं तो कहां रहता है? सरफेस पर रहता है, इसलिए ऐसा बना है। ओके, अब ये लेंथ में इनफाइनाइट एकदम। ओके, अब यहां पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है तुम्हारा, क्योंकि ये देखो प्लेट है, प्लेट के सरफेस पर चार्ज है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यहां बताना पड़ेगा सिग्मा। ये बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब बताना क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको कहते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या ये? चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको कहते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक यूनिट एरिया पे जो चार्ज है उसको कहते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर है बात? ये क्लियर है ये बात? ओके साहब, अब यहां पे हम क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस बनाएंगे। अब गॉसियन सरफेस चलो डिसाइड करते हैं कैसा बनाना चाहिए। क्या मैं यहां पे गॉसियन सरफेस स्फीयर बना सकता हूं? हाँ या ना? ऑब्वियसली नॉट। कैसे बना दूंगा यहां पे स्फीयर? स्फीयर में यहां पर इस एरिया का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। कोई सेंस है इस बात का? नहीं सर, ऐसा तो नहीं बना सकते। अब बताओ क्या बनाऊंगा? जो प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस प्लेट से अवे की तरफ निकल रहा होता है, तो यहां पे जो सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस बन सकता है वो ऐसा सिलेंडर बन सकता है, ये। अब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके सरफेस पर बाहर की तरफ निकलता हुआ होगा, ऐसे प्लेट से ऐसे निकलता हुआ होता है, ऐसे निकलता हुआ होता है, ऐसे। एक ही तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कि दोनों तरफ होगा सरफेस से अवे? एक ही तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि दोनों तरफ होगा सरफेस से अवे? जल्दी बताओ। एक ही तरफ होगा कि दोनों तरफ होगा सरफेस से अवे? अच्छा, ये जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं, क्या ये लाइन चार्ज जैसा होता है क्या? नहीं, लाइन चार्ज तो एक लाइन पर है, प्लेट तो प्लेट है, तो लाइन चार्ज से तो एक लाइन से हर तरफ निकल रहा होता है, प्लेट से कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? चलो मैं प्लेट का भी बना के तुमको अच्छे से दिखाता हूं। छोटा प्लेट का बनाता हूं लेकिन अच्छे से बना के दिखाता हूं कि एक्चुअल में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है। ये देख,
ले इसको फील कर। जादू है, जादू मेरे हाथों में। ले, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह का होता है। अब ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुमको दिख रहा है, जरा बताना इसको देख के अच्छे से, कैसा दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इमेजिन कर सकते हो कि किस तरह का फील्ड लाइंस ये बना है, क्यों बना होगा ऐसा, बताना जरा। ले, कोई एनिमेशन की जरूरत नहीं है, हाथों से ही इतना जोरदार बना दिया मैंने भाई साहब। ले, अब बता, क्या तुम्हें पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज और प्लेट में फर्क समझ में आया? ये एक ही तरफ बनाया है, लेकिन ऐसा दोनों तरफ होगा। मैंने एक ही तरफ बनाया है, ये दोनों तरफ होगा, पीछे भी होगा, टू साइडेड होगा, टू साइडेड, दोनों तरफ ऐसा निकल रहा होगा। तो क्या तुम्हें लाइन चार्ज, प्लेट और पॉइंट का फील आया? एकदम 3D बनाया ना? अरे क्या बात करता है, ज्यादा मत तारीफ करनी तो झाड़ पे चढ़ जाऊंगा मैं। क्या बात कर रहा है यार, एकदम 3D मॉडल बनाया कि नहीं बनाया बताओ? ऐसे ज्यादा तारीफ की आदत नहीं है मुझे, इसलिए रहने दे। तो तुम्हें पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज और प्लेट में फर्क समझ में आया कि नहीं आया? पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज और प्लेट में फर्क समझ में आया कि नहीं आया? चलो देखो इधर। अब भाई ये गॉसियन सरफेस है, अब इसमें भी 3 सरफेस लेना चाहिए। सर क्यों लेना चाहिए भाई? एक प्लेट वाला ये मान लो ए एरिया है, एरिया ही ये ले लिया इसका मैंने टोटल। अब इस एरिया का डायरेक्शन किधर होगा सर? इधर। इस एरिया का डायरेक्शन किधर होगा? इधर। अब इसमें 3 सरफेस है, कौन सा? एक सरफेस, 1 2 और ये 3 सरफेस है। तो यहां पर भी जब इंटीग्रेशन लिखोगे, गॉस लॉ लगाओगे, तो फटाफट 3 इंटीग्रेशन कर दो। ई डॉट ए भी लिखना है, ले पूरा लिख लेने तो बोलेगा ई डॉट ए कहाँ गई मास्टर बा, खा गई न लिख लई हजा। ले मजदूरी करा ले पूरा। हो ये गॉस लॉ लगाऊंगा ये गॉस लॉ लगाऊंगा, बता लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा? ये गॉसियन सरफेस है। ओके सर गॉस लॉ लगाओगे, ओके गॉस लॉ लगाओगे। अब इसमें गॉस लॉ कितने सरफेस के लिए लगाए? तो इस सिलेंडर में 3 सरफेस है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। बताओ इंटीग्रेशन कितने के लिए 0 होगा? सर सिर्फ सेकेंड के लिए, क्योंकि सेकेंड का जो एरिया है वो ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है, तो सेकेंड सरफेस का इंटीग्रेशन 0 होगा बस। फर्स्ट सरफेस का इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा, ई बाहर निकालो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए प्लस ई बाहर निकालो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ या ना? ये फर्स्ट सरफेस के लिए और थर्ड सरफेस के लिए। सेकेंड सरफेस का इंटीग्रेशन सिर्फ 0 होगा। ओके, अब मुझे बताओ फर्स्ट सरफेस पर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है? यहां पर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया 0 डिग्री। यहां पर एरिया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, 0 डिग्री। तो सर ये दोनों 0 डिग्री है, तो क्या मैं लिख सकता हूं 2E इंटू ए, क्योंकि फर्स्ट सरफेस का टोटल एरिया ए, थर्ड सरफेस का भी टोटल एरिया है, तो ये आएगा ई ए, चल रहने दे, ये आएगा तेरा ई ए प्लस ई ए बराबर, ये कितना चार्ज इनक्लोज किया? तो एक यूनिट एरिया पे चार्ज है सिग्मा, तो यहां पर जो इनक्लोज चार्ज है वो सिग्मा इंटू ए, और यहां भी प्लेट पर चार्ज है सिग्मा इंटू ए, तो ये टोटल इनक्लोज चार्ज हो जाएगा बेटा 2 सिग्मा इंटू ए बटा एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा बेटा 2 ई ए इज इक्वल टू 2 सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ यहां से क्या कैंसिल हो रहा है? सर कैंसिल हो रहा है 2a कैंसिल हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब कंडक्टिंग प्लेट होगा तो जब क्या होगा? कंडक्टिंग प्लेट होगा तो, ऐसे नहीं। क्लियर है क्या? जब कंडक्टिंग प्लेट होगा तो कंडक्टिंग प्लेट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला है वो निकाला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है क्या?
क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा? ना बाबा ना। अब कहीं पर भी तुम इलेक्ट्रिक फील्ड देखो सेम ही आएगा क्या? मैं तुम्हें बताऊं, जेई 2023 का सवाल है ये, जेई 2023 का सवाल है ये। सर क्या सवाल था जेई 2023 का? जेई 2023 का सवाल था कि प्लेट से ए आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और 2r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा, ऐसा था। इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टिंग प्लेट था। कंडक्टिंग प्लेट बोले तो हमेशा याद रखना चार्ज हमेशा सरफेस पर रहेगा। इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट, इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट, जेई 2023 का सवाल है इसी साल। आर डिस्टेंस पर, मैं पीओक्यू देख लेना आप सर्च करके, 2r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो बताओ क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो? 1:1। ऐसा भी कोई सवाल पूछता है क्या यार? ऐसा भी कोई सवाल पूछता है क्या? शर्म आ गया भाई जेई का सवाल करके। 1:1। जेई मेन 2023 का सवाल है ये, जेई मेन 2023 का सवाल है ये। इनफाइनाइट प्लेट से आर डिस्टेंस और 2r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा? शर्म आ गया भाई साहब जेई मेन के सवाल करते थे, शर्म आ गया, शर्म से पानी पानी हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सीट, नॉन कंडक्टिंग प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग प्लेट, इनफाइनाइट चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग प्लेट, इनफाइनाइट चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेट, या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सीट, चार्ज्ड थिन सीट, चार्ज सीट लिखो, या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन सीट। इन सब को आप एक ही मानोगे। सर नॉन कंडक्टिंग तो दोनों में नीचे में नहीं लिखा हुआ है, कोई जरूरी नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सीट लिखा हो या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन सीट लिखा हो, ये दोनों केसेस और नॉन कंडक्टिंग प्लेट, ये तीनों केसेस सेम होते हैं। ये तीनों केसेस क्या होते हैं? एग्जैक्टली सेम होते हैं। सर नॉन कंडक्टिंग लिखना हमेशा जरूरी नहीं, जैसे कंडक्टिंग लिखे तो कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग लिखे तो नॉन कंडक्टिंग है। जब कुछ ना लिखे सिंपल चार्ज सीट लिख दे तो नॉन कंडक्टिंग मानेंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या एकदम? ओके। अब देखो बेटा यहां पर, ये बेटा आपका चार्ज सीट है। सर नॉन कंडक्टिंग चार्ज सीट है क्या? हाँ, चार्ज सीट नॉन कंडक्टिंग चार्ज सीट एक ही बात है। अब नॉन कंडक्टर में चार्ज कहां रहेगा? जहां रखोगे वहां रहेगा। तो चार्ज इस तरीके से इसके सरफेस एरिया पे इस तरीके से प्लेस्ड होगा। अगर इसका आप सामने से देखोगे तो ये व्यू आपको दिखाई देगा। सर अगर यहां साइड से देखेंगे, यहां से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। मतलब यहां पे चार्ज सरफेस पर नहीं होगा, अंदर मैटर में प्रेजेंट होगा। कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज होता है, नॉन कंडक्टर पे इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्लियर है क्या? ये बात समझ में आया बेटा? इजी है। अब यहां पे गॉसियन सरफेस ये सिलेंड्रिकल बनाओगे, यहां पर ये एरिया आपका ए है, एरिया का डायरेक्शन ये है, यहां पे एरिया का डायरेक्शन ये होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर ही तो एरिया लोगे। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगा? सेम उसी तरीके से जैसा पहले बना था, ऐसा सेम उसी तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होगा। क्या? बिल्कुल डिट्टो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ऐसा होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो प्लेट से दूर की तरफ, निगेटिव चार्ज होता तो प्लेट की तरफ होता, निगेटिव चार्ज होता तो क्या होता बेटा? प्लेट की तरफ होता। निगेटिव चार्ज में क्या होता? प्लेट की तरफ होता। पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? प्लेट से दूर होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? प्लेट से दूर होगा। क्लियर है क्या ये बात? ओके सर, सही है। अब हमें क्या करना है? अब हमें यहां पर इंटीग्रेशन करना है। ये एक सरफेस हो गया, ये दो सरफेस हो गया, ये तीन सरफेस हो गया। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब यहां पे क्या फर्क आएगा इंटीग्रेशन में?
कंडक्टर के अलावा नॉन कंडक्टिंग में जब आप इंटीग्रेशन करेंगे ई डॉट डी ए प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, क्या 3 बार करेंगे इंटीग्रेशन? 3 बार क्यों कर रहे हैं बताना जरा। क्योंकि जो गॉसियन सरफेस लिया हमने सिलेंड्रिकल लिया है, इसके 3 सरफेस होंगे, पहला सरफेस ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 1 2 3 इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे जीरो कौन सा होगा? ये वाला जीरो हो जाएगा। क्या क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस एरिया है वो इधर है, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के। ई डॉट ए हो जाएगा 2EA इज इक्वल टू, यहाँ पे जो चार्ज इनक्लोज्ड है तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना चार्ज इनक्लोज है? सिग्मा ए। कंडक्टर में क्या था? सरफेस पर होने की वजह से यहाँ पे सिग्मा और यहाँ पे सिग्मा ए आया था। यहाँ पे क्या होगा बेटा? सिर्फ सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा बेटा? सिर्फ आपका ए से ए हो रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नॉन कंडक्टिंग केस में इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा कम होता है, वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टिंग के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 नॉन कंडक्टिंग केस में होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कंडक्टिंग में होता है सिर्फ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नहीं, गाली गलौज नहीं करो, गाली गलौज नहीं करो। क्यों दे दूं छुट्टी बता? क्यों चाहिए छुट्टी बता? क्यों नहीं पढ़ना है तुम्हें बता? और नहीं पढ़ना तो मत पढ़, चला जा। जिनको पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, उनको पढ़ने दे। सिंपल सी बात है यार, क्यों चाहिए छुट्टी? कंडक्टर का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नॉन कंडक्टर का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर एकदम? क्लियर है? क्लियर है? ओके। ओके, अब यहां पे सवाल देखिए, क्या सवाल? टू इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज पैरेलल सीट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी। सबसे पहली बात, ये जो सवाल पर के कैस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखोगे, मतलब कंडक्टिंग का लोगे कि नॉन कंडक्टिंग का लोगे, पहले बताओ। सवाल पर हो, इसलिए बेटा इसी को कहते हैं एक्सपीरियंस। पहले ही मैंने क्लियर कर दिया है वैसे तुमको, लेकिन तुम सवाल पर के डिकोड कर सकते हो कि क्या कहना चाह रहा है। फॉर टू इन्फाइनेटली लॉन्ग चार्ज पैरेलल सीट, for 2 infinitely long charge parallel seat, the electric field at P will be 2 long charged parallel seat, सिर्फ सीट बोला है, मतलब नॉन कंडक्टिंग वाला। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे तो इसके वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगा पॉजिटिव चार्ज से दूर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके वैसे पॉजिटिव चार्ज से दूर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या दोनों की वैल्यू सेम होगी? सर डिस्टेंस आर है, ये एक से डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करता। इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्या हो जाएगा? 0। बड़ा सिंपल है, खत्म। अच्छा, अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछूं इस रीजन में, तो नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों? इस पॉजिटिव की वजह से इधर डिस्टेंस पर डिपेंड करता नहीं, और इस पॉजिटिव की वजह से इधर दूर, तो यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रहा है। अगर इस रीजन में देखोगे तो इससे दूर और इससे भी देखो दूर, तो यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 होगा। बट यहां पर इस पॉजिटिव चार्ज से देखो दूर की तरफ, और ये इस पॉइंट पर इसके वजह से इससे दूर की तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये 0 आएगा। मतलब दोनों प्लेट के बिटवीन रीजन में तो 0 इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इधर 0 नहीं होगा, इधर 0 नहीं होगा। सिंपल सी बात है। देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर दूं क्या? देखना, इस पॉजिटिव से दूर की तरफ निकलेगा और इस पॉजिटिव से भी दूर की तरफ निकलता हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज से दूर ही तो करना है। तो बिटवीन द प्लेट्स 0 होगा, बिटवीन द प्लेट 0 होगा, लेकिन बाहर की तरफ 0 नहीं होगा। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है क्या ये बात? ये सवाल देखो बेटा, इफ ए स्मॉल स्फीयर ऑफ मास स्मॉल m एंड चार्ज q is hung from a silk thread at an angle theta with the surface of vertical charge conducting plate. एक मिनट, vertical charge conducting plate, then for the equilibrium of a sphere the surface charge density of the plate is, देखो ये प्लेट है, सिनारियो समझना, ये प्लेट है, प्लेट चार्ज है, और इससे एक थ्रेड लिया और थ्रेड से एक चार्ज स्फीयर अटैच कर दिया ऐसे।
तो अब ये पॉजिटिव चार्ज क्यू दिया है क्या? द स्मॉल स्फेयर ऑफ मास एम चार्ज क्यू, ये स्मॉल स्फेयर है जिसका मास एम है, चार्ज क्यू अटैच कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये रिपेल करेगा इससे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसका बाहर की तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स लगेगा क्यूई, हाँ या ना? हाँ। तो क्यूई की वजह से ये रिपेल होगा, नीचे लगेगा बेटा फोर्स एम जी, ये वर्टिकल से यहां से कुछ थीटा एंगल बनाएगा। तो यहां से डायरेक्ट लिख सकते हो tan थीटा, तो इस सिनारियो में याद है सर, ये हो जाएगा क्यूई बटा एम जी, क्यूई बटा एम जी। अब यहां पे ई की वैल्यू बताओ क्या होगा? तो tan थीटा इज इक्वल टू क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट एम जी, क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट है तो सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। तुमसे क्या पूछा था? चार्ज प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछा था, मतलब ये पूछा है। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा बराबर हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट एम जी tan थीटा डिवाइडेड बाई क्यू, इप्सिलॉन नॉट एम जी tan थीटा बाई क्यू, इप्सिलॉन नॉट एम जी tan थीटा बाई क्यू। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। देख रहे हो बेटा कितना आसान है? छुट्टी मांगने वाले स्पैमर है, हाँ बिल्कुल स्पैमर है, उनको समझने से कोई मतलब ही नहीं है। पॉपुलर डाउट भी मैं चेक, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस नहीं, 2 सिग्मा गुना ए कैसे आया? क्योंकि दो सरफेस है बेटा, यहां पर कैसी बातें कर रहे हो? यहां पर चार्ज है एरिया में और यहां पे भी एरिया है, इसलिए 2 सिग्मा ए आया है। अच्छी बात नहीं की प्रशांत भाटी, शर्म आनी चाहिए। सॉरी बोल प्रशांत, तू सॉरी बोल। चल, जो मैंने बार बार चिल्लाया लेमडा क्यों नहीं लिया सर, लेमडा क्यों नहीं लिया? कहां पे लेमडा नहीं लिया? यहां पे लेमडा कहां से लूं मैं भाई? ये सरफेस चार्ज डेंसिटी तो सिग्मा आएगा, यहां भी सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, यहां भी सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। शर्म तो तुमसे करना चाहिए मुझे, शर्म तो मुझे तुमसे करना चाहिए, तुमसे शर्म करना चाहिए। देखो, अ डाइपोल विथ इलेक्ट्रिक मोमेंट P is located at a distance small r from a long thread charged uniformly with the linear charge density lambda. Find the force F acting on the dipole if the vector P is oriented along the thread. Along the thread मतलब dipole, सवाल पढ़ो। A dipole with electric dipole moment P is located at a distance small r from a long thread charged uniformly with a linear charge density lambda. Charged uniformly with linear charge density lambda. Find the force F acting on the dipole if the vector P is oriented along the thread. Along the thread मतलब यहां से r डिस्टेंस पर ऐसे रखा है डाइपोल को, ऐसे रखा है डाइपोल को, ये ऐसे रखा है डाइपोल को। तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब थ्रेड के एक्सिस के लॉन्ग ऐसे रखा है, तो डाइपोल में यहां होगा निगेटिव चार्ज, यहां होगा पॉजिटिव चार्ज। अब r डिस्टेंस पर ही निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है क्यू, और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे लगेगा क्यू, तो नेट फोर्स तो जीरो ही आया। नेट फोर्स तो जीरो आ रहा है यार, इसमें बिल्कुल जीरो आएगा। ये चीज ना अभी हम पढ़ने वाले, वैसे फर्स्ट कह रहा है आंसर, गलत है। द डाइपोल with an electric dipole moment P is located at a distance small r from a long thread. अब लॉन्ग थ्रेड है तो इस डायरेक्शन में तो कहीं रखा नहीं होगा, क्योंकि तो लॉन्ग थ्रेड है, इंफिनिटी तक गया हुआ है। अब यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे डाइपोल रखा है। थ्रेड चार्ज यूनिफॉर्मली विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। फाइंड द फोर्स F एक्टिंग ऑन द डाइपोल इफ द वेक्टर P इज ओरिएंटेड अलोंग द थ्रेड। ऐसे ये थ्रेड के लेंथ के अलोंग ही डाइपोल को रखा है। डाइपोल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहां निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लाइन से ऐसे बाहर जा रहा होता है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा क्यूई और इस पे निगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा क्यूई, तो क्यूई पीछे क्यूई आगे, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। समझने की कोशिश करो, नेट फोर्स जीरो। लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो सकता है, हाँ बिल्कुल। रिपीट करते हैं भाई। एक बात बता, तू ऐसे खड़ा है, तू ऐसे खड़ा है, ऐसे बढ़िया एकदम हवा में लहराता हुआ। अब मैंने तुमको एक थप्पड़ तेरे गाल पे मारा एफ फोर्स से और तेरे पैर पे मारा आगे एफ फोर्स से, नेट फोर्स तेरे पे कितना लगा बता? जीरो। एक लात मैंने मारा यहां से तुमको ऐसे, और एक लात मारा तुमको यहां से ऐसे, ऐसे एकदम ऐसे खींच के, एक लात इधर से एफ और इधर से एफ। हाँ, छुट्टी जो बोल रहा है उसी को यहां पे खड़ा किया है। तो सिंपल सी बात है, ये लीनियर चार्ज रॉड है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होता है ई,
हर तरह ऐसे निकल रहा होता है पॉइंट चार्ज से ई, यहां से आर डिस्टेंस पर, यहां से आर डिस्टेंस पर, यहां पे से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2 k लैम्डा बाई आर। अब एक डाइपोल ऐसे रख दिया मैंने, यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां निगेटिव चार्ज, इस पॉजिटिव पे आगे लगेगा क्यूई फोर्स, और उतना ही निगेटिव चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा क्यूई। और कोई नहीं समझा तो बताना जरा, और कोई है जो नहीं समझ पाया? और कोई है जो नहीं समझ पाया, बताना जरा, कौन है जिसको समझ नहीं आया बेटा, कौन है जिसको समझ नहीं आया? चलो नीट 2020 का सवाल कर लो, खुश हो जाओ। नीट 2020 का, यस नीट 2020 का, नीट 2020 का सवाल। अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज इतना डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। अच्छा, सेंटर ऑफ स्फीयर जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसके 15 सेंटीमीटर मतलब बाहर पूछ रहा है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में सिंपल लिखते हैं के क्यू बाई आर। के की वैल्यू जो तुम्हारा है वो यहाँ दे भी दिया, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। चार्ज की वैल्यू कितना है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -7, और डिस्टेंस हो गया तुम्हारा 15। हाँ, तो 15 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर में चेंज कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करो, 9 है तो 3 से कैंसिल करो तो 3, और ये 5, 5 3 15, 3 3 9, ठीक है। 10 का पावर -2 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर +2 जाएगा, तो 9 2 11 और 7 7 4 11 4, तो ये होगा तुम्हारा 3.2/5 इंटू 10 टू द पावर 11। 5 से कैंसिल करोगे 5.6 के, 1 मिनट, स्फेरिकल कंडक्टर रेडियस चार्ज इतना 3.2, हाँ अच्छा 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 अच्छा, ये 3 भी तो 3 3 9, ओहो हो सॉरी, 3 3 9, 3 दूना 6, तो 9.6 डिवाइडेड बाई 5 आएगा ना 10 टू द पावर 4, ये आएगा। हाँ, तो 2 के आसपास आएगा यार, 1 कैसे लिखा है ये? दस कर दोगे तो 2 पॉइंट आएगा। ओ भाई साहब, बायो यो वाली गलती कर दी क्या मैंने, स्क्वायर करूंगा ना यहाँ, सॉरी सॉरी शक्तिमान, तो ये हो गया 15 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। कौन है ये बदमाशी कर रहा है, किसी को बताना नहीं ऐसी गलती करता हूं मैं। 9 इंटू 10 टू द पावर ये 9 है, और 10 का पावर -15 का होल स्क्वायर हो जाएगा 225। 225 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है। ये 9 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे आएगा 2, तो ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर 6 आ रहा, ठीक है, 10 टू पावर 6, तो 9 इंटू 10 टू 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 2 to 5 इंटू 10 टू द पावर 6। अब इसको सॉल्व कर लो, जो भी आएगा देख लो भाई। एक जीरो और ले जाओ, क्योंकि ये देखो 9 या 27 और 225 है, एक जीरो लो जाओ तो 32 गुना 9, हाँ तो 10 का पावर 5, 1.28, तो देखो सब में 10 का पावर 5 आंसर आएगा सेकंड। अच्छा सेकंड मैंने एग्जैक्टली सॉल्व नहीं किया, लेकिन सेकंड होगा। तुम थर्ड कह रहे हो, तुम गधे हो, एकदम गधे हो, थोड़ा तुमने बुद्धि नहीं लगाई, इसी बुद्धि को कहते हैं मास्टर। ध्यान से सोच, ये 3.2 है बेटा, हाँ, और 3.2 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा सर, 27 9 दूना 18, 29 पॉइंट समथिंग, और नीचे तो 225 है, 29 और 225 को डिवाइड करोगे तो 1.8 तो आ ही नहीं सकता। तो हमने क्या किया, 10 का पावर 6 में से 10 बाहर निकाल लिया, तो ये हो गया तुम्हारा 32 गुना 9, जो 225 से थोड़ा ज्यादा होगा, 32 गुना 9 225 से थोड़ा ज्यादा होगा तो 1.28, और इधर 10 का पावर 5 हो गया। अरे भाइयो यो सोच, एग्जैक्ट सॉल्व करना पड़ा क्या? नहीं। क्या आंसर मैच कर गया? हाँ, नीट 2019 का सवाल है। अ टॉप 2 पैरेलल इनफाइनाइट लार्ज, देखो ये मैंने करा दिया प्लस लेमडा माइनस लेमडा, तो एग्जैक्टली मिड में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, जीरो नहीं होगा। ये नीट 2019 का सवाल है, ये मैंने करा दिया एग्जैक्टली आपको, ठीक है। ये देखिए, ये मेंस 2010 का सवाल है, करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम अ सेंटर ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r इज e, मतलब एक r रेडियस है, 3r/2 मतलब बाहर में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड e है।
then electric field at distance r/2 from the center of the sphere is 0. r/2 from the center of a sphere, r/2 तो अंदर हो गया, अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। बुर्बक, ये थर्ड कह रहा है तू गधा है रामलाल। चल चल, ये 1998 का सवाल है, ये होमवर्क दे देता हूं, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम टॉर्क ऑन अ डाइपोल पढ़ेंगे। तो बहुत सारे मैंने PYQ भी आपको करा दिए हैं, ये एक होमवर्क दे देता हूं, बाकी अगली क्लास में बात कर लेंगे इसके बारे में, ये हम अगली क्लास में बात कर लेंगे, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू सो मच। आज मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अगली क्लास में बिल्कुल टाइम से शुरू करेंगे और एक एक्स्ट्रा लेक्चर भी होगा तुम्हारा सैटरडे को।